Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. कुछ क्वेश्चंस थे आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स के, तो मैंने सोचा उसको रिजॉल्व कर लेते हैं आपके एग्जाम से पहले। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि दो म्यूटेशंस हैं और ये बैक्टीरियोफाज में देखी गई, जिसकी वजह से क्लियर प्लाक बनता है या फिर माइन्यूट प्लाक बनता है। ठीक है, दो जीन्स है C एंड M। जीन्स जो है ये 9 सेंटीमॉर्गन अपार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है। एंड इसका मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज जो यहाँ पे होगी वो होगी 9%। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल गई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है। नेक्स्ट आपको बोला है कि ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसके जीनोटाइप वाले जो प्लाग्स हैं उन्हें आपने क्रॉस कराया, उन्हें बेसिकली मिक्स किया और इन्फेक्ट करा बैक्टीरिया को, और फिर जो भी प्रोजेनी थे वो देखे। ठीक है, अब ये जो भी प्रोजेनी यहाँ पे आए वो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस में आपको बताया है और बोला है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मेंशन किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम होते हैं, लेस होते हैं एज कंपेयर टू दी पेरेंटल टाइप्स। मतलब पेरेंटल टाइप के जो प्रोजेनी होते हैं वो ज्यादा होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कम होते हैं। अब यहाँ पे पेरेंटल कौन है? पेरेंटल आर दीज हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कौन से हैं? ये हैं, तो मतलब ये पेरेंटल है। ठीक है, अब पेरेंटल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट कौन से हुए? मैं यहाँ पेन चेंज करके आपको दिखाती हूँ। रिकॉम्बिनेंट्स आर दीज, क्योंकि ऐसा जीनोटाइप पेरेंट्स में नहीं था। ये सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करके देखो, पेरेंटल कम है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है। सही है या गलत? गलत, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है इसके हिसाब से बता रही हूँ। सिमिलरली बी में देखो, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहा है ये वाला। ठीक है, जो कि गलत हुआ। सी और डी में आप देखोगे तो रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस एज कंपेयर टू दी पेरेंटल टाइप्स, तो दिस इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी भी करेक्ट हुआ क्योंकि इसमें भी ऐसा है। बट कंफर्म करने के लिए एक चीज बता देती हूँ। कंफर्म करने के लिए तरीका होता है ये 9% वाला, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 9% आनी चाहिए तभी आंसर बनेगा। तो कैसे निकालते हैं रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जितने भी हैं और परसेंटेज है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। कैसे निकालोगे सी और डी का? रिकॉम्बिनेंट्स आर 45 प्लस 45 और टोटल प्रोजेनी 45 प्लस 45 प्लस 455 प्लस 455 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, 9% आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर डी देखोगे तो डी में भी ऐसा ही है। डी में 65 प्लस 70 करोगे अपॉन सबको टोटल कर दो इंटू 100, 9% आएगा। बोथ आर करेक्ट, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट हियर। अनीता का क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी अनीता का ही है, तो इसे देखो। आपके पास ये जो भी जीन्स है वो आपको बताइए। वाइल्ड टाइप है क्योंकि प्लस लिखा हुआ है। 20 सेंटीमॉर्गन है इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज 20%। अब आपको बोला है कि म्यूटेशन हुई इनके अंदर जिसकी वजह से वाइट आइज और क्रॉस वेनलेस बना। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, बिकॉज दीज आर रिसेसिव एज कंपेयर टू दी वाइल्ड टाइप। अब आपको बोला है कि होमोजाइगस वाइल्ड टाइप, मतलब वाइल्ड टाइप फीमेल थी, उसकी क्रॉस कराई है रिसेसिव वाले मेल के साथ। तो F1 आपको मिला, और F1 का क्या कराया? सिब मेटेड लिखा है ना, मतलब सिबलिंग्स में मेटिंग कराई। और फिर प्रोजेनी देखा कि उनमें से कितने जो हैं वो वाइल्ड टाइप नहीं होंगे, मतलब रिसेसिव होंगे। ये वाला जीनोटाइप देखना है। अब यहाँ F1 किस टाइप का बन सकता है? हेट्रोजाइगस बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बन सकता है। इनकी क्रॉस करा के ये प्रोजेनी आपको देखने हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्चुअल में आपके पास परसेंटेज जो भी प्रोजेनी की है वाइट आइड और क्रॉस वेनलेस वाली, वो ये है।
ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि एक्चुअल में ये वाले प्रोजेनी किस टाइप से आएंगे, क्या परसेंटेज है इनके आने की। तो इन्हें आने के लिए जो भी यहाँ पेरेंटल है, ठीक है, हम ऊपर वाले पेरेंट्स को नहीं काउंट करेंगे बिकॉज इसके इमीडिएट पेरेंट्स F1 है। तो यहाँ पे कैसे जीन्स लोकेटेड है, W+CV, W एंड CV प्लस, ठीक है। अब ऐसा आने के लिए, दोनों रिसेसिव आने के लिए यहाँ क्रॉसिंग होनी चाहिए, तभी जाके आएंगे। क्रॉसिंग होने का मतलब रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितनी आई थी, 20%। मतलब 20% चांस है कि ये प्रोजनी आएगा, तो 20 मस्ट बी द आंसर हियर। क्लियर अनीता? अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज वीडियो को स्लो करके फिर से रिपीट करके जरूर देख लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक अभय का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया है माइक्रो क्लाइमेट जो है ग्राउंड लेवल पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट लाइफ के लिए, आप सबको पता है। कर्व दे रखी है ए से लेके डी तक, ABCD दे रखा है। टेम्परेचर प्रोफाइल दिखा रहे हैं, ये मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहे हैं। एंड यू कैन सी टेम्परेचर इस साइड जा रहा है, मतलब इस साइड इंक्रीज हो रहा है, इस साइड कम था। मतलब लोएस्ट किसके पास है, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये इंफॉर्मेशन पहले से नहीं लिखोगे साथ साथ में तो आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज जब भी पढ़ो तभी उसे मार्क कर लो या लिख लो ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप बोल रहे हैं कि ये जो भी टेम्परेचर देखा गया वो ग्राउंड लेवल और अबव ग्राउंड देखा गया था 24 घंटे के पीरियड में। और फिर बोला है कि 4 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे देखा गया डायल पीरियड में। तो डायल पीरियड आपको दे रखा है 1 2 3 4 जितने भी हैं। सनराइज के बाद, नून में, सनसेट से पहले और मिडनाइट। अब आपको बोला है कौन सा टेम्परेचर कौन से डायल पीरियड से मैच करता होगा, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ देखो देखो, जनरल बता रही हूँ मैं आपको, कॉमन सेंस लगानी है। नून में, इन चारों में से नून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, सारे एग्री करते हैं, ठीक है। और आधी रात में सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होगा, लोएस्ट। मैच कर लो। कैसे मैच करोगे, 2 होगा हाईएस्ट पे, तो मतलब डी का 2 होना चाहिए, एंड 4 होना चाहिए लोएस्ट ए का, तो मतलब ये 4 होना चाहिए। ए का 4, डी का 2 देखोगे अब आप, ए का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब में देखो आप, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बने नहीं रहा है। तो आपको ना सीधा पता चल जाता है, और पार्ट सी के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं करने और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। You have to focus more on part C. So what I want to give you, मतलब जो भी टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कौन सी हैं, तो वो टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि पार्ट सी से शुरू करो, ठीक है। पार्ट सी मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी बताया है, वो ये कि पार्ट सी जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो अगर पार्ट सी रह गया ना तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए से शुरू करेंगे, फिर बी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे। ए आपसे होना नहीं है, ये जान लो, ठीक है। जितना हो रहा है उतना करके निकलो आगे। मेजर फोकस पार्ट सी पे रखना है। तो व्हाट आई डू इज, मैं जो करती थी मेनली वो ये कि पार्ट सी से स्टार्ट करती थी, देन आई फोकस ऑन पार्ट बी एंड देन ऑन पार्ट ए। सी कर लो, सी में 25 क्वेश्चन आपने करने हैं, वो कर लो पहले अच्छे से, छोड़ना मत पार्ट सी के क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्दो वहां नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 हो जाएगा आपका अगर गलत हो गया तो, बट चांसेस है कि अगर सही कर लिया तो +4 मिल सकता है, ठीक है। तो मैं तो जनरली नहीं छोड़ती थी, 25 का मतलब 25 कर ही लेती थी पार्ट सी में से, ठीक है। तो पहले पार्ट सी कर लो, फिर उसके बाद पार्ट बी पे फोकस करना, बी में से जितने जितने होते हैं, फिर ए पे आना। तो ए से जो जो हो पाएगा वो कर लिया। पार्ट ए कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी एक वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और ज्यादा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टिप्स की एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगी थोड़ी सी,
कि क्या क्या मेजर चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी आप में से ही किसी स्टूडेंट ने भेजा था। तो इन रीसेंट डिकेड्स आपको क्या बताया हुआ है, यूज ऑफ जेनेटिक मार्कर्स जो है उसकी वजह से रैपिड इंट्रोग्रेशन सिलेक्शन हुआ डिजायर्ड ब्रीडिंग स्टॉक का। और फिर उसके बाद आपको मेंशन किया हुआ है कि इस रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स बनाई गई और पूछा है कौन सी करेक्ट है। तो यू कैन सी दीज स्टेटमेंट्स हियर। इन स्टेटमेंट्स के में क्या क्या बताया हुआ है आपको, पहले ऑप्शंस देख लो। तो ए, ये तो हिंदी में सेम चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर पा रहे होगे कि बी 4 स्टेटमेंट्स में गिवन है, 4 ऑप्शंस में, चारों में बी है, मतलब बी तो सही हो गई। बाकी देखना है आपको ए सी या डी में से क्या करेक्ट है। ठीक। अब यहाँ पे हम पहले ए से शुरू करते हैं, AFLP। मैंने जब जेनेटिक मार्कर आपको बताए थे तो आपको याद होगा ये मेंशन किया था कि AFLP इज अ डोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट का मतलब कि वो सिर्फ ये बता सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, ये बता देगा कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, बस ये बता देगा। बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। मतलब कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन है, ये नहीं बता पाएगा। ठीक। तो इसी वजह से ए जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ए इज इनकरेक्ट। ए इज इनकरेक्ट मतलब दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी में से, सॉरी सी और डी में से बचा है। सी और डी में से देखो, SNPs आर मोर प्रेवलेंट इन कोडिंग रीजन। भाई अगर कोडिंग रीजन जो भी आपकी जीनोम का है, मतलब आपके जो एक्सॉन्स हैं, अगर उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इतनी ज्यादा हो गई, मतलब बहुत ज्यादा म्यूटेशंस आपको देखने को मिलती है पॉइंट म्यूटेशन की तरह, तो उसकी वजह से तो हमारी बॉडी की सारी फिजिक चेंज हो जाएगी ना, जो भी हमारा फिनोटाइप है, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, प्रोटीन जो भी बनेगा वो चेंज हो जाएगा। दैट इज नॉट वेरी कॉमन। तो इसका मतलब ये बोलना कि कोडिंग रीजन में ज्यादा SNP होते हैं, ये गलत है। जो भी होते हैं वो ज्यादातर नॉन कोडिंग रीजन में, इंट्रॉन्स में होते हैं, याद हो अगर आपको तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया सी भी, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर बचा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको बताया कि एक रिसर्चर है, उन्होंने क्रिकेट की स्पीशीज को स्टडी किया एंड कुछ इंडिविजुअल्स जो थे उन्हें मतलब लार्ज एक रिवर थी, उस रिवर के, ऐसे रिवर बनाते थे ना हम बचपन में, वैसे ही बनानी है। और यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि एक स्पीशीज को स्टडी करा, उसके कुछ इंडिविजुअल्स इधर थे रिवर के, कुछ उस साइड थे। अब आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और बोला है कि वो जो भी आवाज निकालते थे ना, कॉल फ्रीक्वेंसी डिफर करती थी। ठीक है, मतलब इधर की स्पीशीज की कॉल फ्रीक्वेंसी और इधर की अलग थी। ठीक है। बट ये था कि वो मेट्स को अट्रैक्ट कर पाते थे। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, आपको इनमें से चेक करना है। तो ए आपको बोला है डिफरेंट कॉल फ्रीक्वेंसी की वजह से सिग्नल इंसिपिएंट स्पीसिएशन हुआ, मतलब कॉल फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से कौन सी कॉल को रिसीव करना है ये चीज चेंज हो गई। मे, दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आपको बोला है चेंज इन कॉल फ्रीक्वेंसी कैन लीड टू एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, मतलब कॉल फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से एलोपैट्रिक स्पीसिएशन हो सकता है। नेक्स्ट आपको बोला इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज के ट्रांसप्लांट कर दिए गए टू अदर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उनके मेट को फाइंड करने का जो भी चांसेस थे वो कम थे। बट यहाँ देखो उन्होंने बोला है कि वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो डी में आपको क्या बोला है, डी में बोला है कॉल फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होगी फ्रॉम अल्ट्रासाउंड टू इंफ्रासाउंड। दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। हमें क्या पता कि पहले क्या थी। ठीक है, आपको क्या पता कि अल्ट्रासाउंड आवाज निकालते थे वो, या अब इंफ्रासाउंड निकाल रहे हैं, आपको यहाँ लिखा थोड़ी है क्वेश्चन में कहीं। तो डी इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट एंड यू कैन सी डी 3 में दे रखा है, मतलब हो गई बल्ले बल्ले, आंसर आ गया फर्स्ट। तो फर्स्ट इसमें आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, स्टेटमेंट वाले तो बहुत इजी होते हैं करना।
एक या दो तो आपको पता चल ही जाएंगे कौन सी सही बन रही है कौन सी गलत बन रही है. Let's move on to the next question. So this is another question. Which of the following is not the function of dispersal behavior? जो organisms अपने natal home से, मतलब जो birth place होता है उनका, वहां से दूर चले जाते हैं, disperse हो जाते हैं, तो उनके dispersal behavior में क्या चीज नहीं होती, किस लिए वो मूव नहीं करते. मतलब अगर आपको ये नहीं पता ना कि किस लिए मूव नहीं करते, तो ये तो पता होगा कि किस लिए मूव करते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ रह रहा है एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उसको क्या ऐसी चीज मिल रही है कि वो दूसरी कंट्री में जा रहा है. ठीक है, तो वो आपको देख के सोच के आंसर करना है. देख सकते हो रिसोर्स अवेलेबल होंगे उस कंट्री में, हो सकता है रिसोर्सेज हो. नेक्स्ट है मेटिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, हो सकता है ये भी हो. स्पीशीज एक्सटिंक्शन प्रिवेंट करने के लिए, मतलब यहाँ पहले से ही तो स्पीशीज के इतने सारे मेंबर्स हैं, एक्सटिंक्ट कहाँ से हो जाएंगे. क्यों ही जाना है उसे एक्सटिंक्शन बचाने के लिए दूसरी जगह. दिस इज नॉट करेक्ट. अवॉइडिंग पैथोजन, हाँ हो सकता है यहाँ एक बीमारी हो, उस बीमारी से बचने के लिए वो सोचे कि मैं कहीं और चला जाता हूँ अपने आप को सेफ करने के लिए. तो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. तो जो पॉसिबल नहीं है वो क्या निकला हमारा, ऑप्शन नंबर 3. तो अगर ऐसे नॉट का आंसर ना आए ना, तो क्या चीज होगी उसका आंसर करके नॉट निकाल सकते हो आप. ठीक है, फिर आंसर निकालना इजी हो जाता है. दिस इज अनदर क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी दैट आपको बताया है गिवन बिलो इज अ फिगर जिसकी में एक्सप्रेशन लेवल बताए हुए हैं एक जीन के, उससे जो भी प्रोटीन बना. 10 इंडिपेंडेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई डिपेंडेंट वाली कंडीशन नहीं है. 10 है, वो 10 आप यहाँ देख सकते हो. सेम वेक्टर यूज किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम से ट्रांसफॉर्म कराया गया था, और आपको ये स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दे रखी हैं. ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यहाँ मेंशन की हुई हैं, ABCDE. आपको बोला है कौन सी करेक्ट है. तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ये दे रखे हैं A and D ओनली, B and C ओनली, C and E ओनली, एंड ADE. सबसे इजी होता है ना ये चीज देखा करो कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा नंबर में है. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारी दो दो ही हैं. ठीक है, तो मतलब आपको देखनी सारी ही पड़ेंगी. बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्टेटमेंट बार बार दी होती है, तो उससे इजी होता है पता लगाना. यहाँ आपको फर्स्ट वाली में क्या बोला है, प्लांट नंबर 4, 9 और 6 जो है, जो कि हाई एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बताया है 4 येरा, 9 येरा एंड 10 येरा. ये हाई एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, दिख रहा है. ठीक है, गलत तो नहीं बोला इसने अभी तक कुछ. वुड नेसेसरली कंटेन मल्टीपल कॉपीज, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनमें मल्टीपल कॉपीज ही होंगी जीन्स की, तभी जाके उनमें एक्सप्रेशन लेवल ज्यादा है. बट ऐसा नहीं होता. कभी कभी हो सकता है कि आपकी जीन जो गई है जाके इंसर्ट हुई है, हो सकता है कि वो जीन जो है वो ऐसी जगह इंसर्ट हुई हो जहां पे यहाँ पे एनहेंसर है, जिसकी वजह से इस जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एनहेंस हो गया है. हो सकता है ना ऐसा. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसकी ज्यादा कॉपीज है तभी ज्यादा प्रोटीन बन रहा है. तो नेसेसरली इज इनकरेक्ट हियर, जिसकी वजह से ए गलत हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अगर ए गलत हो गया तो अब ऑप्शंस की साइड देखते हैं. ए गलत हो गया तो आपके पास अब दो ही बची हैं. बी, इससे पता चल रहा है सी सही होगा. सी को भूल जाओ, बी और ई में से देखो. ये तरीका होता है याद आंसर निकालने का, बी और ई में से देखना है. तो बी में बोला है 2 और 7 जो है, अब 2 और 7 कौन से हैं देखते हैं. 2 ये रहा, 7 ये रहा. कम है बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन. ठीक है, तो 2 और 7 जो है उनमें म्यूटेशन है कोडिंग सीक्वेंस में जीन के. हम कैसे बोल सकते हैं म्यूटेशन है. हो सकता है कि जैसे इनके अंदर ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए एनहेंसर आ गया था साइड में, वो ऐसी जगह पे जाके इंसर्ट हो गई थी जहां एनहेंसर था. हो सकता है कि यहाँ पे भी जीन ऐसी जगह पे इंसर्ट हुई हो जहां इंसुलेटर हो, रिप्रेसर हो सकता है ये भी. तो इसका मतलब ये बोलना कि उसमें म्यूटेशन ही है, ये गलत है. बी इज अगेन इनकरेक्ट. आपका आंसर क्या बचा, आपका आंसर बचा C and E. तो C and E आर करेक्ट. यू कैन सी
ई वाली स्टेटमेंट भी देखो एक बार। स्टेबिलिटी जो भी जीन की एमआरएनए की है और उसकी ट्रांसलेशन करने की एबिलिटी वुड नॉट बी डिफरेंट अमंग इंडिपेंडेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इंडिपेंडेंट प्लांट्स के बीच में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ये चीज सही है, ठीक है। वुड नॉट बी डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट लाइंस आपने ली है तो ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी जो है वो वेरी करनी चाहिए, ठीक है, सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो भी है वुड नॉट बी डिफरेंट जो है वो क्या हुआ, करेक्ट है, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल दी स्टेटमेंट्स आर, कौन सी सी एंड ई आर करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड जो भी जिस तरीके से कर रही हूँ ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना जो जो बताए हैं। कुछ और भी वीडियोस करूंगी मैं पोस्ट, कोशिश करती हूँ जितनी कर सकती हूँ मैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।